हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम टॉपिक है हमारा आपके किस तरह से आप केमिस्ट्री का टॉपिक है आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। यहाँ पर आप सामान्य केमिस्ट्री की भी स्टूडेंट है या फिर आप 10th तक भी सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे किस तरह से आप कोषों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको इसके लिए परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के जो तत्व हैं इंपॉर्टेंट रूप से उन सभी का आपको क्या होना पता होना चाहिए। आपके आवर्त सारणी में स्थान कौन सा है, यानी कि परमाणु क्रमांक जिसे आप बोलते हैं, जिसे हम किससे जेड से दिखाते हैं। इसका परमाणु भार पता होना चाहिए। ये सब आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, कैल्शियम का 20 है। इस तरह से 1 से लेकर 30 तक के जितने भी परमाणु हैं आप सभी को उनका क्या होना पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके कोषों में कितने भरे जाएंगे, उपकोष में कितने भरे जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका 7 परमाणु क्रमांक है और इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे, तो हम यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें उसके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, अब 30 तक मैं आपको बता दूं। चलिए बेसिक तरीके से शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्वांटम संख्याओं का एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्वांटम संख्या ही देखते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 से लेकर 30 तक आपस श्रेणी में जितने भी परमाणु हैं उन सभी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, एन, एल, एम और एस। एन ये जो है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, और ये कोष के बारे में बताती है, कोष के बारे में आपको बताती है। ठीक है, मुख्य कोष कौन सा है। ठीक है, एल जो है इसे आप द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं। एन का नाम लिख लीजिए आप साइड में। एन को आप बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, एल को बोलते हैं आप द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, एम को बोलते हैं आप मैग्नेटिक नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। और एस को बोलते हैं आप चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन नंबर। ठीक है, अब देखिए ये कोष के बारे में देता है सूचना, ये आपके द्विगंशीय उपकोष के बारे में देता है। ये चक्रण के बारे में जानकारी देता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा चक्रण कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, चक्रण के बारे में सूचना देता है। एम जो है ये आपके कक्षक के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, कक्षक कौन सा स्थान होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके परमाणु में कहाँ मिलता है, आपके कक्षक में मिलता है। अब जैसे मैं आपको इस तरह से लिखता हूँ 1s। ठीक है, तो यहाँ पे एक का जो मान है, ये जो एक दिख रहा है ये मुख्य कोष है, ये आपके एन है, ये क्या है एन। और जो एस दिखाई दे रहा है ये आपके उपकोष है, तो ये एल को दिखाएगा, जैसे आप उपकोष बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये मान लीजिए कोष है। ठीक है, ये कोष है, कोष के अंदर आपको मिलेगा उपकोष और उपकोष के अंदर आपको मिलेगा कक्षक। और इसी स्थान पर आपके इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की सब सर्वाधिक संभावना होगी। ठीक है, ओके, ये आपको पता चल गया बेसिक। मैं बताऊं, देखिए एन का मान आपको ध्यान रखना है, जो गणितीय संख्या होती है वो एन दिखाएगी, चाहे 2s है, चाहे 2p है, 4d है। अब इसमें जो भी गणित वाली संख्या होगी वो एन को दिखाती है, और जो इंग्लिश वाली संख्या होती है वो आपके उपकोष के बारे में बताती है। तो उपकोष आपके 4 होते हैं, S, P, D, F। ठीक है, जबकि कोष हैं आपके 1 से लेके 7 तक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आपके
आवर्त सारणी में परमाणु मिलते रहेंगे, कोष संख्या बढ़ती रहेगी। आपको मिनिमम 30 तक के ज़्यादा पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम 7 तक आप काउंट कर लीजिए। द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है, उसका मान n-1 से काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए, ये हम आगे बताएंगे। चलिए देख लेते हैं आगे किस तरह से बताओ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 3s, ठीक है, ये 3s2 लिखा है, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, मुख्य कोष है, तीसरा कोष है, s उपकोष है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको मुख्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी है, मुख्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि 2 × n²। तो इस हिसाब से पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता चल जाएगी कि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 × 1² यानी कि 2 आ सकते हैं। दूसरे कोष में कितने आ सकते हैं वो हम पता कर लेंगे, तीसरे में पता कर लेंगे, चौथे में पता कर लेंगे। 2 × 2² 2 × 3² 2 × 4²। ये आ जाएगा आपके 8, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 32। इसी तरह से आप आगे कर सकते हैं। 2 × 5² ये आ जाएगा आपके 50, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे कोष में 8 आ सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरे कोष में 18 आ सकते हैं, चौथे कोष में 32 और पांचवें कोष में 50 तक अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहले कोष में किस तरह से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, ये तो एक चीज हो गई। अब देखिए, एस उपकोष में कितने आएंगे, एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनों, उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की जानने का फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1, ठीक है। अब देखिए, एस के लिए, एस उपकोष के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए एल का मान 1 होता है, डी के लिए एल का मान 2 होता है और एफ के लिए एल का मान 3 होता है। ये उपकोषों के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्याओं के मान है जो आपको ध्यान रखने हैं, 0 से लेके 3 तक। अगर किसी एल का मान 3 बता दूं तो वहां पे उपकोष कौन सा होगा, एफ होगा। और एल का मान मैं 2 बता रहा हूं तो वहां पे डी होगा। इस तरह से यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो एस उपकोष में आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। 2 × एल का मान यहाँ पे 0 है, 0+1, 2 × 0 करने पे कितना आ जाएगा, 0, 0+1 होता है 1, 2 × 1 हो जाएगा आपके 2। इस तरह से फॉर्मूला रखने पर आपको पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, डी में और एफ में। पी में हो जाएंगे आपके 2 × 2 × 1+1, हो जाएंगे 6, डी में हो जाएंगे 10, एफ में हो जाएंगे 14, ठीक। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 × 2l+1 और इसमें एल का मान आप लिख देंगे। तो पी उपकोष में कितने आ गए, 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, एस में 2, डी में 10 और एफ में 14। ये हमें एक बेसिक आइडिया हो गया कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं बोलता हूं, ठीक है, अब ये एस और एल के बारे में हो गया, ये हो गया, ठीक है। सॉरी, एन और एल के बारे में, दो क्वांटम संख्या आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है, एन और एल। अब बच्चा एम और एस, वो हम आगे देख लेंगे। पहले आप देखिए, जैसे 7 परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन परमाणु है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। इस तरह से भरने हैं। तो देखिए, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए 2n² वाला, तो आपको पता चल जाएगा इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n² का फॉर्मूला लगा दीजिए, 8 आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है, ये तो 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 नहीं आकर दूसरे कोष में यहाँ पे कितने आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है।
तभी तो 7 होंगे। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 5 आ गए, यानी कि नाइट्रोजन में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब हम इसे उपकोष में कैसे भरेंगे वो आप देखिए। इसे हम भरेंगे 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो ये पहला कोष हो गया आपका। ठीक है, ये आपके दूसरा कोष हो गया। ऊपर जो घात में हम लिख रहे हैं संख्या वो इलेक्ट्रॉन को शो करती है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बिल्कुल सही है। दूसरे कोष में एस में उपकोष में 2 और पी उपकोष में 3, टोटल मिला के हो गए 5। इस तरह से हो गए 5। ठीक है, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगता है n+l वाला। ठीक है, अब n+l भी हम देखेंगे, आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। ठीक है, तो हमें पता है पहले कोर्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, अगले में 8 आ सकते हैं, तीसरे में कितने आ सकते हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 2n²। 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18, यानी तीसरे कोर्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18। लेकिन हमें चाहिए 3, क्योंकि 13 परमाणु क्रमांक है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1s2। दूसरे कोर्स में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2s2 2p6। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपकी 3s1, सॉरी 3s2 और 3p1। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, पहले कोर्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, टोटल हो गए 13। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये जरूर सोचा होगा कि 3s2 में 2 आए हैं, यहाँ पे एक क्यों नहीं आया। देखिए, जैसे आप n+l नियम फॉलो करोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा, n में बता चुका हूँ मुख्य क्वांटम संख्या, l होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन जब भरना हो तो ये नियम पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, जिस कोष में n+l का मान अधिक होगा, ठीक है, n+l का मान कम होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। जैसे 1s है और एक में 2s है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, इसके लिए n का मान कितना है, इसके लिए n का मान 1 है। l का मान, s के लिए l का मान कितना होता है, 0। यहाँ पे देखिए n का मान कितना है, 2, s का मान कितना है, 0। तो n+l यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2। तो n+l रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले उस कोष में जाएगा जिसमें n+l का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए दोनों में सेम हो जाए तो, ठीक है, देखते हैं इसमें सेम हो सकता है 2s और 2p। तो यहाँ पे मान लीजिए 2s का तो हमें पता चल गया, 2p में n+l कितना आएगा, 2 + 1 3। ठीक है, ओके, तो हमें पता चल गया 2s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2p में बाद में, क्योंकि यहाँ पे n+l का मान 2 है तो यहाँ पे 3 है। और नियम के हिसाब से क्या कहते हैं, जिसमें n+l का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आएगा, यानी कि 2s में भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये भी सही है। अब हम 2p के बाद में आगे गए 3s और 3p। तो इनमें से पूछा इनमें इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरा जाएगा, तो 3s में देखते हैं। यहाँ पे n हो गया 3, l का मान 0। 3p में n का मान 3 और p के लिए 1 l का मान। ठीक है, ये n+l रूल के हिसाब से हमें जोड़ा है, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 4, यानी कि 3s में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए 2p में 3 आ रहा है और 3s में भी 3 आ रहा है, तो हमने 3s में क्यों नहीं भरा। यहाँ पे सोचने वाली बात है। देखिए, हमें पता चल गया 3s और 3p में n+l का मान 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा जाएगा। नियम हमारा यही कहता है। ठीक है, जिसमें n+l का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2p और 3s में दोनों में से किस में पहले भरा जाएगा, जबकि दोनों का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब n+l का जोड़ सेम हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा
जिसमें n का मान कम होगा, जिसमें n यानी मुख्य कोश का मान कम होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे किस में कम है, 2p में कम है या 3s में कम है। तो देखिए 2p में n का मान 2 है और 3s में n का मान 3 है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 2p में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यही बताने की ट्राई कर रहा हूँ। n प्लस एल रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन योग के हिसाब से जिसमें मान कम होगा, योग का मान पहले उसमें जाएगा। अगर दोनों का योग बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n का मान कम होगा। अगला देख लेते हैं एक और फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 3p है और एक 4d है। ठीक है, तो इसके लिए n प्लस एल कितना होगा देख लेते हैं। इसके लिए n एस पी डी एफ, एस के लिए एल 0 होता है, पी के लिए एल का मान 1 होता है, डी के लिए एल का मान 2 होता है और एफ के लिए एल का मान 3 होता है। ठीक, तो पी 1 हो जाएगा। चलिए 4 प्लस डी के लिए एल का मान कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। यहाँ पे n प्लस एल का मान कम है तो 3p में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और 4d में बाद में जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि 3d, ये वाला मान लीजिए 3d, यहाँ पे 3 हो गया प्लस d का मान कितना हो गया, 2, यहाँ पे 5। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसी में जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, n का मान जो जोड़ है वो 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसमें पहले जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 4s ले आता हूँ मैं। ठीक है, 4s, तो यहाँ पे n का मान 4, s का मान 0, तो 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3p और 4s दोनों में n प्लस एल का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो दोनों में n प्लस एल का मान समान आ गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n का मान 3 है और यहाँ पे n का मान 4 है, और मैंने नियम का बताया था जिसमें n का मान कम होगा तब जाएगा 3p में, यानी कि 3p में पहले जाएगा, 4s में बाद में जाएगा। ठीक है, फिर जाएगा आपकी 3d में, फिर जाएगा 4d में। तो ये आप समझने की ट्राई कीजिए, 2-3 बार हल करें। जब n प्लस एल का मान जिसमें कम हो, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है, पहले जाएगा। अगर दोनों का मान समान आ जाए जोड़, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n का मान कम होगा। जैसे 3p और 4s में दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3p में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे n का मान कम हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप n प्लस रूल का फॉलो कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास में एक और आ गया, इसका लेते हैं, नियॉन का ले लेते हैं जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10। तो हमारे पास में पहले कोर्स में 2, दूसरे कोर्स में 8। तो हम इसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो पहले कोर्स में 2, दूसरे कोर्स में 8। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, अब m का मान हम देख लेते हैं। m का मान होता है प्लस एल से माइनस एल तक। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ 2s के लिए m का मान बताइए। ठीक है, s उपकोष के लिए, s के लिए पूछ रहे हो आप, s के लिए l का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे प्लस 0 से माइनस 0 तक इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 0 होगा। अगर ये p के लिए पूछ लेता है तो p के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर होगा प्लस 1 से माइनस 1 तक। यानी कि p उपकोष में, इससे आप समझ सकते हो कितने कक्षक होते हैं। p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, प्लस 1, 0, माइनस 1। यानी कि ये हो जाएगा पी एक्स, ये हो जाएगा पी वाई और ये हो जाएगा पी जेड। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो डी उपकोष में एम का मान कितना होगा, प्लस एल से माइनस एल तक। हमें पता है डी के लिए एल का मान कितना होता है, 2। तो ये +2 से -2 तक होगा। यहाँ पर इसे आप ऐसे लिख सकते हो +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, डी जेड स्क्वायर ये होता है। ठीक है, और ये होता है आपके डी एक्स बाई डी बाई जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स जेड।
ठीक है? ये आपके डी में 5 आपके क्या मिलेंगे? कक्षक मिलेंगे। ठीक है? इस तरह से आप एम के हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखिए एस क्या होता है? तो एस स्पिन क्वांटम संख्या होता है, एक में क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज के लिए आप प्लस 1/2 लिख सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप लिखेंगे वहाँ पे -1/2। इसे आप संयुक्त रूप से लिखना चाहते हैं तो प्लस माइनस 1/2 लिखा जाता है। ठीक है? तो ये आप क्वांटम संख्याओं के बारे में मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया है। 2-3 क्वेश्चन मैं वापस से हल करा देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ आपके लिए 3D के लिए चारों क्वांटम संख्याएँ बताइए। क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं यहाँ पे जिससे आपको सॉल्व रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है आपके कहीं भी देखने को मिल जाएँगे, जहाँ पे भी क्वांटम संख्या से संबंधित कोई सा भी एग्ज़ाम आता है वहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? तो चारों क्वांटम संख्या में इसके लिए n का मान कितना होगा? जो गणितीय संख्या में लिखा होता है वही n होता है, यहाँ पे n का मान 3 हो जाएगा। अब मेरे पास 3 आ गया है तो l क्या होता है? n-1 होता है। 3 में से 1 गया यानी कि 2, ठीक है? यानी 2 आ गया d। ठीक है? l का मान 2 आ गया। m का मान +2 से -2 तक आ गया। यानी कि यहाँ पे कितने होंगे? 5 कक्षक देखने को मिलेंगे। d में कितने होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। s का मान ±1/2 होगा। ठीक है? इस तरह से आप उपकोष सारी चारों क्वांटम संख्या बता सकते हैं इजीली। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है? अब आपसे पूछा जाए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो सोडियम में कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको इसी तरह से भरने हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। यानी कि पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 1, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट में आपको उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। एक तो लिखना है कैल्शियम का और एक लिखना है फॉस्फोरस का और एक लिखना है पोटेशियम का। आई होप ये आप समझ गए होंगे, तो ये क्वेश्चन इनका आप कमेंट में मुझे दे देंगे। ये आपके लिए नीट में इम्पोर्टेंट है, आपके जेड में इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम जहाँ पे आपकी केमिस्ट्री आती है उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट ये रोल अदा करता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में से सॉल्व आउट करने की ट्राई करूँगा। लेता हूँ अलविदा आप सबसे, तब तक मिलता हूँ नई वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के लिए, तब तक सभी से अलविदा, धन्यवाद।